28 अक्टूबर 2020 के द हिंदू एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे मिला। द ओनली जर्नी इज द वन विद इन। सिर्फ एक ही सफ़र करना है और वो है हमारे भीतर। आई गिव यू क्विक एग्जांपल्स। अगर आप में कोई खामी है तो आप उसको इम्प्रूव कब कर पाएंगे? जब आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तब। और अगर आपके अंदर कोई क्षमता है, कोई स्किल है, कोई शक्ति है, तो उसको भी आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप उसको आइडेंटिफाई करें, जब आपको पता चले। तो प्रश्न ये है कि हमारी खामियों को और हमारे पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, एंड दैट इज़ ए जर्नी विद इन। हमारे भीतर ही हमें झांकना होगा। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लाया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कितने सारे सब्जेक्ट्स और कोर्स के दूसरे भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, कोर्स के फीचर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, राइट? तो ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की PDF के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। लेक्चर पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहले बात करेंगे कंपाउंड कॉनन्ड्रम के बारे में। तो एज वी ऑल नो कि लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारे बिजनेसेस की एक्टिविटीज़ फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड हो गई। अब पैसे ही नहीं आ रहे हैं आपके पास, तो आपने जो लोन ली है उसके ऊपर आप लोन का जो इंस्टॉलमेंट है EMI वो आप कैसे पे करेंगे, इज़न्ट इट? तो फिर दिया गया लोन मोराटोरियम। लोन मोराटोरियम का मतलब ये होता है कि आपको एक प्रकार से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक दिया गया। स्टार्टिंग में ये जो ब्रेक था वो 3 महीनों के लिए था, मार्च, अप्रैल और मई के लिए, कि ये 3 इंस्टॉलमेंट्स जो आपको पे करने हैं आप ये पे ना करें। ये माफ़ नहीं किए गए हैं, फ्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ये पे ही नहीं करने हैं। आप पे करें, लेकिन जून से आप इनको पे करें। तो जून तक तो 1 जून से ही अनलॉक की शुरुआत हुई। तो फिर सरकार ने ये डिसीजन लिया कि इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है और एक्सटेंड करना भी चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई से जून, जुलाई और अगस्त एक्सटेंड किया गया। यानी कि आपको 1 सितंबर से आपके इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी, राइट? या फिर ये लोन मोराटोरियम वाला पीरियड जो है टोटल 6 महीने का, ये ख़त्म हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये मैं बेसिक चीज़ें आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक पूरी मैटर आपको समझ में नहीं आएगी कि व्हाट इज़ दिस। हाँ, डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो इसके बारे में पता होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ईजी टॉपिक है आपके लिए। हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी देख ली हैं। अब जब हम हर महीने EMI पे करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट? अब ये 6 महीनों का प्रिंसिपल और 6 महीनों का इंटरेस्ट, और इसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट लगाया गया था जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको लेकर एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दाखिल की और कहा कि ये लोन मोराटोरियम के टाइम पर लोग प्रिंसिपल पे करें वो बात सही है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है वो पे करे, दैट्स, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया गया है हमारे ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से स्टैंड लिया और फिर गवर्नमेंट को बुलाया, गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई और इस कमेटी जो है उसने यही तय किया कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमें वेव दे देना चाहिए, वेवर। क्योंकि एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर था। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने तो ये भी कहा, द कॉमन मैन्स दिवाली वॉज इन द गवर्नमेंट्स हैंड, कि आपका जो डिसीजन रहेगा उससे ये जो कॉमन मैन है, एक आम आदमी की दिवाली जो है वो अच्छी जाए या फिर बुरी जाए, उसका डिसीजन आपके, या फिर ये चीज़ आपके हाथ में है। क्योंकि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे
तो फिर एक तो ऊपर से उनका बिजनेस नियरली ख़त्म जैसा हो चुका है, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं ये बिजनेसेस, और ऊपर से आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इस प्रकार की कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर सरकार ने 8 ऐसे सेक्टर्स को चुना। एजुकेशन, मैं क्विकली लिख दूं आपके लिए अगर आपको नोट डाउन करना है तो। एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल, फिर ऑटोमोबाइल हैं, देन वी हैव कंजम्पशन, क्रेडिट कार्ड और एमएसएमईज, राइट। तो ये जो 8 ऐसे सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और मिस हो रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, क्रेडिट कार्ड, जैसे ही याद आता है विल ये सारे सेक्टर मीन्स। ऐसा प्रश्न मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन से सेक्टर्स थे। बेसिकली आपको ये समझना है कि जो छोटी लोन्स थी, 2 करोड़ तक की अगर आपने लोन ली है, और आप अगर एमएसएमई हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल के लिए आपने कोई कार ख़रीदी है, कंजम्पशन के लिए आपने पैसे बोरो किए हैं, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ख़रीदा है, एजुकेशन लोन ली हैं, तो फिर आपको ये वेवर दिया जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, उसका वेवर दिया जाएगा। ये है फाइनल डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। ये पूरी मैटर जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट अब नेक्स्ट डेट पर, जो नेक्स्ट डेट है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, आई थिंक 5 नवंबर है। तो 5 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट के पास मीन्स ये मैटर की अपडेट जाएगी, तब पता चलेगा कि सरकार ने लोन वेवर दे दिया है। अब बैंक्स के पास बहुत ही कम वक्त है, इतने टाइट डेडलाइन में बैंक्स को आइडेंटिफाई करने होंगे वे सारे लोग, जो वे सारी एनबीएफसीज, बैंक्स और एनबीएफसीज को, वे सारे जो 8-7 सेक्टर्स मैंने आपको बताया, तो ये 7 सेक्टर्स की जो भी लोन्स हैं जो 2 करोड़ रुपए से कम हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनका नॉर्मल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट कर ले। जो भी पैसे हैं वो पैसे वापस रिफ़ंड करने पड़ेंगे। अगर आपने पैसे ऑलरेडी उनसे ले लिए हैं तो फिर यू हैव टू गिव देम रिफ़ंड। तो बहुत ही कम वक्त में ये चीज़ बैंक्स को करनी पड़ेगी। और एमएसएमई के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो एमएसएमई हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, इनका टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट करता है एमएसएमई ये सेक्टर इनफैक्ट। तो सरकार को इसके लिए एक अलग से सपोर्ट देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बड़े बिजनेसेस हैं उनको तो सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज हैं उनके पास आज भी पैसों को लेकर इश्यू है। तो बहुत सारे बिजनेसेस बर्बाद हो गए बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 लेड लॉकडाउन, तो उनको सपोर्ट की आवश्यकता है। फिर बात करें इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप के बारे में। डियर फ्रेंड्स, ये पहली बार इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इससे पहले हमारी जो डिस्कशन हुई थी उसमें हमने देखा था, मैंने आपको प्रश्न भी पूछा था कि वे कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ, भारत के ऐसे राज्य जो म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके कैपिटल को हमने देखा था। फिर जो एक यहाँ की इम्पोर्टेंट नदी है इरावदी, तो इसके बारे में बात की थी। बे ऑफ बंगाल यहाँ पर हैं, अंडमान सी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ से दूर नहीं हैं, आसियान का एक मेंबर कंट्री है, बिम्स्टेक का मेंबर कंट्री है म्यांमार, और भारत के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो हिस्ट्री भी हमारी बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। अब रिसेंट डेवलपमेंट ये हुए कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक साथ म्यांमार की विजिट पर गए। और मैंने आपको इससे पहले की हमारी डिस्कशन में बताया था कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी के चीफ, आर्मी स्टाफ के जो चीफ हैं यानी कि मनोज नरवाणे साहब, और उनके साथ थे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, वो दोनों एक साथ गए। इससे पहले म्यांमार के
जो भी म्यांमार में हमारे जो आर्मी के जनरल रहते हैं, एक भी ऐसे आर्मी के जनरल नहीं रहे जो वहाँ की विज़िट पर ना गए हों, और ऐसे एक ऐसे फॉरेन सेक्रेटरी नहीं है जो वहाँ की विज़िट पर ना गए हों, लेकिन एक साथ दोनों आज तक नहीं गए थे। तो ये अपने आप में एक नई बात है, एक नई शुरुआत है। अब म्यांमार में ये है कि म्यांमार में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ मिलिट्री का भी काफ़ी कंट्रोल है। अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखें तो एक वक्त था जब म्यांमार का पूरा कंट्रोल जो है वो मिलिट्री के पास था। फिर मिलिट्री ने यह तय किया कि धीरे धीरे ट्रांजिशन करना चाहिए, डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर मिलिट्री और पॉलिटिकल पार्टीज़, ये दोनों का पावर्स जो हैं, मीन्स दोनों के पास पावर्स हैं, और दोनों के साथ आपको एंगेज होना पड़ता है। अगर आपको उस पर्टिकुलर देश के साथ आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को डेवलप करना है, तो दोनों लेवल पर आपको उनके साथ एंगेज होना पड़ता है। इंडियाज़ म्यांमार पॉलिसी, एंगेजमेंट विद की पॉलिटिकल एक्टर्स एंड बैलेंसिंग नेबर्स, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करना, उनके साथ एंगेजमेंट, इसी के साथ जो मिलिट्री हैं उसके साथ एंगेजमेंट, और एक फ़ाइन बैलेंस ऑफ पावर रखना। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, तो उनके लिए उनके साथ हमारे रिलेशनशिप जो हैं एक अलग प्रकार के होते हैं। नेबरहुड फर्स्ट हमारी पॉलिसी है, भारत की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेबरहुड फर्स्ट की। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो हम हमारे नेबर्स को देंगे, एज वी नो। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स के जो म्यांमार हैं उनकी एक हिस्ट्री में अगर आप जाएं, और यहाँ पर मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि म्यांमार की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो जब वहाँ पर मिलिट्री का शासन आ गया और बताया जाता था कि चाइना का सपोर्ट भी होता था, वेपन्स और ये सारी चीज़ें, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिलिट्री के रिलेशनशिप, मीन्स ये म्यांमार जो हैं उनके रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो चुके थे। अब धीरे धीरे चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि जो वहाँ का कैपिटल है नई-पी-दो, तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी भी सत्ता में आ चुकी हैं। तो अब धीरे धीरे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। इसके अलावा म्यांमार ने ये भी देखा कि उनका डिपेंडेंस जो है वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया था, और भारत एक ऐसा देश है जो चाइना का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन म्यांमार को प्रोवाइड करता है, ताकि ऐसा ना हो कि चाइना म्यांमार को अब्यूज़ करें, कि सिर्फ उनके ऊपर निर्भर हैं तो फिर जो मनमानी चाइना करे वो फिर इनको सहनी पड़े, ऐसा ना हो। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया जो है वो म्यांमार के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया जो है यहाँ पर एक बिग ब्रदर की इमेज है यहाँ पर, लेकिन इंडिया जो प्रोमिसेस करता है उसको डिलीवर नहीं कर पाता है। ये एक इमेज हो चुकी है हमारी। अगर डिलीवर होता भी है तो बहुत लेट होता है। तो वी हैव टू चेंज दिस इमेज, राइट। इसमें दूसरे देश कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमें ही हमारी चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। कि अगर हम किसी देश में कोई प्रोजेक्ट सेटअप करने का वादा करते हैं, देन वी हैव टू मेक श्योर कि वो टाइम पर ख़त्म हो जाए। अब लेटेस्ट खबर यह आ रही है कि भारत जो है म्यांमार में पेट्रोलियम रिफाइनरी बिल्डअप करेगा, और $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर भारत करने वाला है। तो म्यांमार की एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा, और इससे दोनों देशों के रिलेशनशिप भी काफ़ी इम्प्रूव होंगे। अनदर एरिया ऑफ कोऑपरेशन इज़ बॉर्डर एरिया। दोनों देश एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पर, राइट, वी कॉल देम नक्सलाइट्स और इंसर्जेंट्स। तो ये ट्रबल्स क्रिएट करते रहते हैं, भारत में हमले करते हैं, फिर म्यांमार में भी इनके इश्यूज़ रहते हैं। तो दोनों देशों ने मिलकर कई बार, और भारत ने तो आपको पता है कि म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी, तो म्यांमार भी भारत को बहुत सपोर्ट करता है। तो दोनों देशों ने यह भी तय किया है कि अपनी अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप ना करे, इसके लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ये जो रोहिंग्या क्राइसिस है, अब म्यांमार जो है ये एक मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कंट्री है, अब बांग्लादेश जो है ये एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, और रोहिंग्या जो है ये मुस्लिम लोग हैं। तो फिर वहाँ पर जो म्यांमार में इश्यूज़ हुए और वो फिर छोड़कर बांग्लादेश चले गए,
ये एक दो तीन साल पहले की बात है। तो लगभग 1 करोड़ जितने रोहिंग्यास जो हैं वो बांग्लादेश में, लगभग इतने लोग जो हैं वो बांग्लादेश में व्हाट वी से रेफ्यूजी के तौर पर पहुंच गए हैं। तो इसको लेकर बांग्लादेश और म्यांमार में काफ़ी इश्यूज रहते हैं, और बांग्लादेश का कहना है कि आप उनको, उनका जो घर है, रखाइन नाम का एक राज्य है, वहाँ पर जल्द से जल्द उनको फिर से उनको रीसेटल करें, वहाँ पर जल्द से जल्द उनको वापस ले जाए, ये सारी तैयारी आप करें। और म्यांमार और इनके बीच में ये टॉपिक को लेकर, ये रोहिंग्या इश्यू को लेकर प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अब भारत जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें बांग्लादेश को प्रोवाइड करता है ताकि ये रोहिंग्या के लिए ऑफ कोर्स, और म्यांमार के साथ भी भारत जो है वो एंगेज रहे। भारत ने किसी का पक्ष यहाँ पर नहीं लिया है, भारत ने यहाँ पर किसी की निंदा नहीं की, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। भारत ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, राइट। दोनों के साथ एंगेज हो रहा है इंडिया। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया भारत ने कि किसी के दोनों को ब्लेम कि इसने ये किया वो किया, ये नहीं। बांग्लादेश को रिसोर्सेज की आवश्यकता है, भारत देगा, और म्यांमार के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग में काम कर रहा है ताकि जल्द से जल्द रोहिंग्यास जो हैं उनको रीसेटल किया जाए। तो ये है भारत और म्यांमार के बीच के जो रिलेशनशिप हैं, और ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देख लिए। अब हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी म्यांमार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी जा रही है, वी कैन से ओवरऑल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, जीएसटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशंस। आपको पता है कि भारत में जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। इसको सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाता है, और सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप जो हैं उसके लिए भी, एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी, संघीय ढांचे के एक मॉडल के तौर पर, रोल मॉडल के तौर पर जीएसटी काउंसिल को देखा जाता था। नाउ द थिंग इज, किसी भी फेडरल देश में, फेडरल यानी कि एक ऐसा देश जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है और बहुत सारे स्टेट्स हैं, या फिर कुछ स्टेट्स हैं, नॉट बहुत सारे, कुछ स्टेट्स हैं, राइट, एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं अगर, तो इट्स वेरी नेचुरल कि नेगोशिएशंस और रीनेगोशिएशंस होते रहेंगे। दिस इज़ पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। यही जो टेंशन्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कहा, कोई एक स्टेट ने कुछ अलग स्टैंड लिया, तो ये जो टेंशन्स चलते रहते हैं ये फेडरलिज्म को ज़िंदा रखते हैं। अब लॉकडाउन की वजह से टैक्स कलेक्शन, वैसे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत ड्रॉप हो रही थी, ऊपर से आया लॉकडाउन, तो टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसे देने थे स्टेट गवर्नमेंट्स को, जब जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट्स पार्ट बने तो उस टाइम पर यह वादा किया गया था कि 2022 तक आपका जो भी पहले आपको रेवेन्यू मिलता था वो तो मिलेगा ही, लेकिन हर साल 14% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पहले अगर आपको 100 रुपये मिलते थे तो पहले साल आपको मिलेंगे 114, उसके ऊपर फिर से 14% ऐड कर दीजिए, तो ऐसे आपको 2022 तक सरकार देती रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अब टैक्स कलेक्शन ही ड्रॉप हुआ तो फिर सरकार ने ये कहा कि हम ये पैसे नहीं दे सकते, और फिर इश्यूज़ की शुरुआत हुई, और फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि एक और चीज़, मई 2020 में जो पैकेजेस इश्यू किए सरकार ने, तो उसमें फिस्कल डेफिसिट, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की लिमिट 3%, तो इसको इंक्रीज़ करके सरकार ने 5% कर दी। लेकिन इसमें कंडीशंस रखी, अगर आप वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं, 3 से 3.5 जो हैं इसमें कोई लिमिट नहीं थी, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन 3.5 से अगर आपको 4% तक जाना है तो आपको वन नेशन वन राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू, इस पर काम करना होगा। तो ऐसे 4% तक आप जा सकते हैं, 4.5% और फिर 5%। तो 0.5% से आप ये छूट मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिफॉर्म्स डन बाय स्टेट्स, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। अब डिसीजन को लेकर इश्यू मीन्स ये पैसों को लेकर इश्यू हुए, और
बहुत सारे राज्यों का कहना यह था कि आप खुद बोरो कर लीजिए। सरकार ने दो ऑप्शन रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन रखे कि आप या तो आप 1.1 लाख करोड़ रुपीज़ या फिर 97,000 करोड़ रुपीज़ बोरो कर लीजिए, या फिर 2 पॉइंट समथिंग था, 2 लाख प्लस 2.11 या समथिंग ऐसा कुछ था, तो इतने पैसे बोरो कर लीजिए। तो इसको लेकर इश्यूज चले और फाइनली ये डिसीजन लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे पैसे बोरो करके राज्यों में बांट देगी। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि पहले जब एक पार्टी का डोमिनेंस हुआ करता था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का राज था, तो उस टाइम पर इस प्रकार के इश्यूज जो हैं वो इंट्रा पार्टी चैनल्स से होते थे, राइट। तो यहाँ पर स्टेट और सेंटर नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल यहाँ पर स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी थी, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पार्टी के माध्यम से ही जो टॉप मैनेजमेंट हैं उनके साथ डिस्कशन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। फिर धीरे धीरे कोएलिशन की सरकारें बनने लगी, तो कोएलिशन की सरकार के टाइम पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका भी जो वज़न है, उनका भी जो कहना है वो ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनना पड़ा, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर पार्टीज जो हैं वो मिलजुल कर कोएलिशन में काम करती, गठबंधन में काम करती थी। तो यशवंत सिन्हा ने अपने मेमोयर्स में ये लिखा है कि जब वैट को इंट्रोड्यूस किया गया तब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेकिन ग्रुप ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने मिलकर सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया था। सेम थिंग गोज विद जीएसटी। और अब फिर से बीजेपी की सरकार है, तो जो पहले कांग्रेस में था, सेम थिंग गोज विद बीजेपी सरकार के। आप देखिए कि बीजेपी के स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही रहते हैं, तो क्या वो सेंट्रल स्टेट की बात है? नहीं, वो इंट्रा पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है एज वी नो, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक अवे हैं कि ये जो इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इससे ये फेडरेशन टूट जाएगा, अलग राज्य जो हैं उनको अलग देश बना देना चाहिए या फिर ऐसा हो जाएगा। नो, ये फेडरेशन है और इसमें इस प्रकार के टेंशन्स जो हैं वो चलते रहते हैं। यही इसकी एक पहचान है, आप कह सकते हैं। देन वी हैव गिलगित बल्तिस्तान। अब पाकिस्तान ये डिसीजन लेने वाला है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को अलग से एक प्रोविंस यानी कि एक राज्य घोषित कर दें। टेक्निकली अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, और ब्रिटिश ने महाराजा से ये वाला जो एरिया है वो लीज पर लिया था। लेकिन फिर ब्रिटिश ने यहाँ पर चीटिंग की और ऑल ऑफ द सडन ये उनका जो गिलगित स्काउट था, उनके ब्रिटिश ऑफिसर की लोकल आर्मी थी, तो ऑल ऑफ द सडन वो पाकिस्तान के साथ मिलजुल गए और द रेस्ट वी नो द हिस्ट्री के उस टाइम से लेकर आज तक ये जो एरिया है, भारत का एरिया जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। अब भारत ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दो नई यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दी भारत सरकार ने। तो इसको लेकर फिर पाकिस्तान को ये पता चल गया कि अब ये टॉपिक जो है भारत इसके बारे में किसी भी प्रकार की डिस्कशन नहीं करेगा। भारत ने तो एक क्लियर डिसीजन ले लिया है कि ये हमारा ही एक एरिया है और हम जो चाहें इसमें करेंगे। तो ये एक रीज़न है कि पाकिस्तान अब ये कर रहा है, अपने गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविंस घोषित कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर शिया मुस्लिम्स रहते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हमारा पोर्शन है, फ़िलहाल जो ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर ज़्यादा आपको सुन्नी मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे। तो एक शिया मुस्लिम्स की डिमांड थी कि इसको अलग किया जाए, राइट। ये जो पीओके हैं उसमें ज़्यादातर शिया रहते हैं, तो आप इसको थोड़ा अलग कर दीजिए। तो ये एक रीज़न है। तो ये दूसरा रीज़न है पाकिस्तान के लिए। तीसरा जो रीज़न है दैट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। ये देखिए कहाँ से निकलता है, गिलगित बल्तिस्तान में से। तो चाइना का भी प्रेशर है कि आप इसको प्रोविंस डिक्लेयर कर लीजिए और इसका कंट्रोल थोड़ा अच्छा कर लीजिए। और चाइना के लिए भी जब भारत ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, लद्दाख वाला पोर्शन जो है, तो चाइना को पता चल गया कि आज नहीं तो कल ये अक्साई चीन वाला रीजन जो चाइना के कब्ज़े में है, भारत कोशिश करेगा कि ये उनके पास चला जाए। और फिलहाल तो चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है CPEC में। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि चाइना प्रेशर कर रहा है, या फिर चाइना ने ही पाकिस्तान को कहा हो कि आप जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है।
लद्दाख और सिंजियान के साथ जुड़ा हुआ ये एक रीजन है, और चाइना के बहुत सारे सिविलियंस जो हैं वो भी CPEC प्रोजेक्ट के लिए गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने, भले ही वो ये करे, लेकिन वो जगह हमारी है और आज नहीं तो कल उनको ये देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग जस्ट एज एन इंडियन, अगर आप हिस्ट्री को पढ़े तब भी पता चलेगा कि यहाँ पर प्योर चीटिंग ही हुई है हमारे साथ। एक और डिसीजन लिया है जम्मू एंड कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। अब हमारे देश का कोई भी नागरिक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। ये एक नया डिसीजन लिया है भारत सरकार ने, और इससे इन्वेस्टमेंट जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, और इसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वहाँ पर, राइट। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, आप PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। सी यू सून, जय हिंद।